व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अ बूस्ट फॉर डिफेंस टाइज इन वेस्ट एशिया। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अरब अमीरात की अभूतपूर्व यात्रा एक ऐसे समय जब दो प्रमुख पश्चिम एशियाई शक्तियों के साथ रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर दे रही है, जब इस भूभाग के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे कल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर निकले हैं। देखिए, ये यात्रा उस समय आई है जब विश्व के इस रीजन में, जो मिडिल ईस्ट का जो गल्फ रीजन है, यहां पर बहुत बड़े तौर पर राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव हो रहे हैं। और ये दोनों देश, सऊदी अरब और यूएई, इस रीजन की, इस प्रांत की दो बहुत अभूतपूर्व शक्तियां हैं। तो यदि ऐसी सिचुएशन में भारत से इतने बड़े ओहदे का व्यक्ति जब इन दो देशों में जाता है, तो जरूर चांसेस हैं कि इन दोनों देशों के हमारे साथ, मतलब भारत के साथ जो रक्षा संबंध हैं, उनमें काफी बेहतर सुधार आने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को याद नहीं पड़ता कि इससे पूर्व इतने वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने कब रियाद की यात्रा की थी। देखिए, यदि हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट्स की बात करें तो ये पहली बार है ऐसा कि इतना वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी वो सऊदी अरब की यात्रा पर गया हो। तो ये यात्रा अपने आप में ही अब बहुत स्पेशल बन जाती है। अपने इस दौरे में जनरल नरवणे दोनों देशों के सैन्य और नागरिक नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। म्यांमार और नेपाल की यात्रा के बाद भारतीय सेना प्रमुख की यह तीसरी विदेश यात्रा है जो राजनयिक आशय रखती है, और उल्लेखनीय है कि उनकी नेपाल यात्रा से भारत नेपाल सीमा विवाद से उत्पन्न हुए विद्वेष व शत्रुता को कम करने में सहायता मिली है। देखिए, ये 3 महीनों में लगातार जो जनरल साहब हैं, उनकी तीसरी यात्रा है। अक्टूबर के महीने में वह म्यांमार गए, नवंबर के महीने में उन्होंने नेपाल यात्रा की, और अब दिसंबर में वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर में उनकी नेपाल यात्रा के बाद जो भारत नेपाल के बीच जो सीमा विवाद को लेकर के एक विद्वेष उत्पन्न हुआ था, उसमें काफी कमी आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यात्रा है जनरल साहब की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है भारत की सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आने वाले रिश्तों को लेकर के। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जरूरी है थोड़ा सा जानकारी यदि हम लोग प्राप्त कर लें कि भारत के इन दोनों देश यूएई और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कैसे संबंध हैं। देखिए, यदि द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो लगभग 2.8 मिलियन भारतीय जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। साथ ही साथ यदि अगर हम लोग बात करें, जैसे भारत की कोशिश रही है कि वह अपने सुरक्षा सहयोग को गल्फ कंट्रीज में भी और फैला सके, तो उस नजरिए से यूएई के तौर पर भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर मिल सकता है। साथ ही साथ यूएई भी अपने यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल डेवलप कर रहा है जो बिजनेस फ्रेंडली हो, और ऐसे में यदि हम लोग बात करें तो
पूरे तरीके से यूएई जो है वो भारत में और भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने को तैयार बैठा हुआ है। साथ ही साथ एक चीज यह भी है कि भारत की जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है, यदि हम लोग भारत की आर्मी के बारे में बात करें या भारत की डिफेंस के बारे में बात करें, तो उसको ध्यान में रख करके ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे रीजन में भारत ने एक पीस और स्टेबिलिटी बना करके रखी हुई है। यदि हम लोग अगर आर्थिक रिलेशंस की बात करें तो ट्रेड और कॉमर्स जो है भारत और यूएई के बीच में सबसे बड़ी कड़ी है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यूएई से लगभग 11 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई के फॉर्मेट में लगभग आ चुका है। साथ ही साथ यूएई जो है वो भारत का, मतलब अगर एफडीआई की हम लोग बात करते हैं तो उस संदर्भ में एफडीआई को लेकर के यूएई भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स के तौर पे एक स्थान रखता है। यूएई जो है वो चाइना और अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही साथ यूएई लगभग 8% जो भारत जो तेल आयात करता है उसमें लगभग 8% का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएई का है। और साथ ही साथ अगर हम लोग कहें तो यूएई जो है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर भी है। इसके साथ अगर हम लोग देखें, भारत ने और यूएई ने कई सारे सुरक्षा समझौतों पर डिफेंस सेक्टर को लेकर के और क्षेत्रीय शांति को लेकर के आपस में कई सारे एग्रीमेंट्स किए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गल्फ में और साउथ एशिया देशों में रेडिकलाइजेशन एकदम से बढ़ता जा रहा है, तो भारत जो है यूएई के साथ मिलकर के यूएई को सिक्योरिटी सहयोग दे करके, सुरक्षा सहयोग दे करके काउंटर टेररिस्ट थ्रेट्स और रेडिकलाइजेशन से लड़ने का पूरा दम रखता है। डेजर्ट ईगल द्वितीय एक 10 दिवसीय एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई थी जो मई जून के महीने में 2016 में इन दोनों देशों के बीच में हुई थी। तो ये कुछ ऐसे समझौते हैं जो भारत और यूएई के साथ हैं। यदि अगर हम लोग बात करते हैं भारत की सऊदी अरेबिया के रेफरेंस में, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ आप ऐसा समझिए, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमको इसको समझना होगा। नंबर 1, सऊदी अरेबिया भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें दो सबसे बड़े जो पार्टनर्स हैं उनमें दूसरा स्थान जो है वो सऊदी अरेबिया का है। लगभग भारत सऊदी अरेबिया से अपना 18% क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो आयात करता है और इसी के आधार पर सऊदी अरेबिया जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है क्रूड ऑयल का इस देश में। यदि हम लोग अगर ट्रेड की बात करें तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में यदि हम लोग बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो लगभग 27.48 बिलियन डॉलर था 2017-18 में। सऊदी अरेबिया ने लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, अलग अलग क्षेत्रों में, एनर्जी, रिफाइनरिंग, पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इत्यादि में। सऊदी अरेबिया जो है उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है अरामको, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है उसको बनाने के अगर हम लोग बात करें तो उसमें शामिल है। डिफेंस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, ट्रेड, कल्चर, एजुकेशन, इन सब जगहों पे भी भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत अच्छा द्विपक्षीय सहयोग है। यदि अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत सऊदी अरेबिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सऊदी अरेबिया में जो बढ़ते हुए थ्रेट्स हैं, खासतौर से आतंकवाद संबंधित जो थ्रेट्स हैं जो कि उसको हौथी मिलिशिया से मिल रहे हैं, वहाँ पर भारत बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके लिए उसको भारत की इकोनॉमिक एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर। तो इन सब चीज़ों को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों देशों का, चाहे वो यूएई और भारत संबंध हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और भारत संबंध हो, दोनों देशों को भारत की बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत को भी इन दोनों देशों से बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में भारत द्वारा पश्चिम एशिया को अपने विस्तारित पड़ोस के रूप में देखना उपयुक्त ही है, क्योंकि इस भूभाग में 9 मिलियन भारतीयों का वास है। यदि हम लोग अगर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वो एक तरीके से भारत का एक्सटेंडेड नेबरहुड है और इस रीजन में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। और अगर हम लोग
कुल प्रवासी कार्यबल की बात करें तो उसमें से 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत के लोगों का है। और इन लोगों से जो हर वर्ष जो हम लोगों को विप्रेषण आता है वो लगभग 48 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है। इतना बड़ा अमाउंट ये अपने आप में ही सब कुछ साफ कर देता है। यह अकेला ही एक मजबूत कारण है कि भारत सऊदी अरब जैसे देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाए, जहां 3 मिलियन भारतीय प्रवासी कार्यबल नियोजित हैं और जो भारत के दो शीर्ष ऊर्जा स्रोतों में से एक है। मैंने आपको बताया कि भाई सऊदी अरेबिया का भारत के संदर्भ में यदि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या रोल है। महत्वपूर्ण है कि यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूएई इजराइल संबंध सामान्य बन रहे हैं। रियाद और तेल अवीव के बीच बैंक चैनल संपर्कों के स्थापित होने की रिपोर्ट आ रही है और इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि इन दोनों अरब देशों और इजराइल के साथ अपनी निकटता का भारत को लाभ प्राप्त होगा। इस चीज को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बहुत बड़े बदलाव हुए, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहा है। साथ ही साथ ऐसी कई खबरें आ रही हैं जहां पर रियाद और तेल अवीव दोनों आपस में कई सारे समझौतों को लेकर के बात बढ़ाने की प्रोसेस में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगर हम लोग भारत के बेनिफिट की बात करें तो भारत दोनों सिचुएशन में भारत को लाभ होगा। क्योंकि देखिए, चाहे मैं इजराइल की बात करूं जो कि एक समय पर मिडिल ईस्ट के सभी देशों का दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब इन सभी देशों को समझ में आ रहा है कि इजराइल के साथ दुश्मनी रखने में कोई पॉइंट नहीं है। तो अब सब देश आपस में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं और देखिए हर कोई चाहता है कि ये लड़ाई झंझट डिस्प्यूट्स इन सबसे दूर रखें अपने आप को। तो जितना कोऑपरेशन इन देशों और इजराइल के बीच में होगा उतना ही बेनिफिट भारत को भी होगा। कारण नंबर 1, भारत की इजराइल और इन सभी मिडिल ईस्टर्न देशों से बहुत अच्छी रिलेशंस रही हैं शुरुआत से। तो यदि ये देश भी आपस में एकजुट होकर के इजराइल मिडिल ईस्ट सब एकजुट होकर के एक साथ काम करते हैं तो ये भारत के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। तो इन देशों के साथ जो निकटता बन रही है इजराइल के लिए वो भारत के लिए एक एडवांटेज, एक फायदे की सिचुएशन ही रहेगी। आगे का रास्ता, पश्चिम एशियाई देशों और भारत के बीच सुरक्षा संबंध अब तक मुख्यतः खुफिया सूचनाओं की साझेदारी और आतंकवाद के मुकाबले पर ही केंद्रित रहे हैं। यहां पर आप एक चीज समझिए, जरूरी है हमारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो यह है कि अभी तक जो इन देशों के बीच में और भारत के बीच में जो संबंध होते थे वो आतंकवाद से निपटने के लिए, खुफिया सूचनाओं की जानकारी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चीजों को उसके लिए होते थे। लेकिन अब बात हो रही है कि हमें इससे भी आगे बढ़ना है। भारत इन देशों के साथ अपने सुरक्षा समझौते करे। हो सकता है अब भारत भी धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहा है कि भारत अपने यहाँ बनाए हुए कई हथियार बेच सकता है। तो हो सकता है कि भारत इन देशों के साथ कोई आर्म्स डील क्रैक करे या अपने यहाँ जो ट्रेड है उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए उसमें इन देशों का सहयोग प्राप्त करें। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जनरल नरवणे की इस मीटिंग से वो कुछ बहुत पॉजिटिव ही निकल करके आएगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। यदि आज के एडिटोरियल के संदर्भ में हम प्रश्न बनाएं तो हमारा प्रश्न बन सकता है कि मध्य पूर्व में भारत का क्या हित है। हाल के दिनों में इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के संबंधों ने कैसे आकार लिया है, चर्चा करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।